सुप्रभात बच्चों, मैं सोनिया सिंह इतिहास की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 8वीं इतिहास पाठ 3 अंग्रेजी सत्ता के परिणाम का अध्ययन करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको अंग्रेजी सत्ता के परिणाम के अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट कंपनी की स्थापना किस प्रकार हुई, अंग्रेज और मराठों के बीच में किस प्रकार युद्ध हुए, किस प्रकार सहायक सेना बनी और छत्रपति प्रताप सिंह ने किस प्रकार कार्य किए, इसका अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम अंग्रेजी सत्ता के भारत पर क्या परिणाम हुए, इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं अंग्रेजी सत्ता के भारत पर परिणाम। दोहरी शासन व्यवस्था। दोहरी शासन व्यवस्था का अर्थ होता है कि एक ही राज्य में दो लोग शासन करें, दो लोगों का शासन चले, जैसे अंग्रेजों का भी और चाहे वहां पर मुगल हो, मराठे हो, दोनों लोग इकट्ठा शासन चलाएं। रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईस्वी में बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था की प्रारंभ की थी। कंपनी ने राजस्व इकट्ठा करने का कार्य अपने हाथ में रखा था तथा शांति और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य बंगाल के नवाब को सौंपा। इसी को दोहरी शासन व्यवस्था कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने 1765 ईस्वी में बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था सबसे पहले प्रारंभ की। यह शासन किस प्रकार चलाया जाता था, तो जो कंपनी थी, कंपनी का अर्थ होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व इकट्ठा करना, मतलब कि जो कर होते थे, टैक्स होता था, उसे इकट्ठा करने का कार्य अपने हाथ में लिया था और बंगाल में शांति स्थापना करने के लिए जो बंगाल के जो नवाब थे उनको वह कार्य सौंपा था। तो इस प्रकार वे क्या करते थे कि अंग्रेज लोग राजस्व इकट्ठा करते थे और जो वहाँ के नवाब थे वहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करते थे और इस प्रकार दोहरी शासन व्यवस्था वहाँ पर चलती थी। दोहरी शासन व्यवस्था के दुष्परिणाम कालांतर में दिखाई देने लगे। सामान्य जनता से कर के रूप में वसूल किया गया पैसा कंपनी के अधिकारियों ने अपनी जेब में दबाया। भारत में व्यापार करने का एकाधिकार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त था। अब देखिए, जैसे धीरे धीरे उन्होंने अपना टैक्स वसूल करने का, यानी कर वसूल करने का अधिकार अपने पास कर लिया, जिसके द्वारा यह हुआ कि जो कर के रूप में जो पैसा वसूल किया जाता था उसका ऊपर अधिकार केवल कंपनी का होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी का होता था। इस प्रकार उन्होंने अपने जेब में सारे पैसे डालते गए और भारत में व्यापार करने का एकाधिकार, यह भी नियम उन्होंने लागू कर दिया कि भारत में केवल अंग्रेज ही राज्य करेंगे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ही यह अधिकार प्राप्त था। अतः इंग्लैंड के कई व्यापारी इस कंपनी के प्रति ईर्ष्या रखते थे। देखो, जो अंग्रेज थे सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही यह क्या था कि अधिकार था कि वे भारत में जाएंगे और वहां पर व्यापार करेंगे। इसका विरोध जो इंग्लैंड के कई व्यापारी जो कंपनियां थी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा उन्होंने किया। वे ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति अपने मन में ईर्ष्या रखते थे कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही भारत में व्यापार करने का अधिकार है। भारत में चल रहे कंपनी के प्रशासन पर इंग्लैंड में आलोचना होने लगी। तब कंपनी के प्रशासन पर नियंत्रण रखने हेतु इंग्लैंड के पार्लियामेंट ने कुछ महत्वपूर्ण कानून बनाए। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना मनमाना प्रशासन चलाती थी, तो इसकी जो नज़र थी वह जो इंग्लैंड के दूसरे जो व्यापारी कंपनियां थी वे बनाए हुए थे। और फिर धीरे धीरे जो भारत में जो कंपनी जो प्रशासन चलाती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी धीरे धीरे आलोचना इंग्लैंड में होने लगी। आलोचना का मतलब कि उनके जो प्रशासन का जो तरीका था वह वहाँ पर लोगों को पसंद नहीं आता था, तो उसके बारे में वहाँ पे चर्चा होने लगी। तब कंपनी के प्रशासन पर नियंत्रण रखने के, ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए इंग्लैंड के जो पार्लियामेंट में कुछ महत्वपूर्ण कानून बनाए गए। अब वे कौन से कानून थे वे देखते हैं। पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून।
1773 में के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद दिया गया। सबसे पहले देखो, जो रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार क्या हुआ, जो बंगाल के जो गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल का पद दिया गया। इस एक्ट के अनुसार लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बना। उसे मुंबई और मद्रास प्रांतों की नीतियों पर नियंत्रण रखने का अधिकार प्राप्त हुआ। उसकी सहायता करने हेतु 4 सदस्यों की समिति गठित की गई। अब देखिए, जो बंगाल के जो गवर्नर थे, रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू उन्हें क्या किया गया, गवर्नर जनरल का पद दिया गया। और वो जो इस एक्ट के अनुसार जो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स वे क्या हुए, वहाँ के गवर्नर जनरल बने और उनको वहाँ के साथ साथ मुंबई और मद्रास के प्रांतों में भी नियंत्रण रखने का अधिकार प्राप्त हो गया और उनके साथ में 4 सदस्यों की टीम भी दी गई। 1784 ईस्वी में भारत के विषय में पीट का कानून पारित हुआ। कंपनी द्वारा भारत में चलाई जा रही शासन व्यवस्था पर पार्लियामेंट का नियंत्रण रखने हेतु एक स्थायी स्वरूप की नियंत्रण परिषद गठित की गई। इस परिषद को कंपनी द्वारा भारत में चलाई जा रही शासन व्यवस्था के विषय में आदेश देने का अधिकार दिया गया। अब देखिए, जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में मनमाने कानून लादा करती थी, तो उस पर नियंत्रण रखने के लिए क्या किया गया, पीट का कानून पारित किया गया। और इस कानून के द्वारा कंपनी द्वारा जो भारत में चलाई जा रही जो व्यवस्था है उस पर पार्लियामेंट का नियंत्रण रखा गया। उस हेतु क्या किया गया, एक परिषद गठित की गई और परिषद के अंतर्गत क्या किया गया, भारत में चलाई जा रही जो शासन व्यवस्था है उसमें आदेश देने का अधिकार उन्हें प्राप्त हो गया। 1813 ईस्वी में, 1833 ईस्वी और 1853 ईस्वी में कंपनी की शासन व्यवस्था में फेरबदल करते कानून बनाए गए। इस प्रकार कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का अप्रत्यक्ष नियंत्रण आ गया। अब धीरे धीरे समय समय पर 1813 ईस्वी में, 1833 ईस्वी में और 1853 ईस्वी में, मतलब हर 20 साल बाद जो कंपनी की जो शासन व्यवस्था है उसमें फेरबदल किए गए, उसमें परिवर्तन किए गए और उसमें कानून जो है वो वहाँ के इंग्लैंड के पार्लियामेंट में कानून पारित किए गए और धीरे धीरे जो कंपनी का जो प्रशासन था उस पर जो ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण होने लगा। अंग्रेजी सत्ता के आगमन के पीछे पीछे भारत में नई प्रशासनिक प्रणाली रूढ़ हो गई। प्रशासनिक नौकरतंत्र, सेना, पुलिस बल और न्याय प्रणाली अंग्रेजों के भारत में चलाए जा रहे प्रशासन के प्रमुख आधार स्तंभ थे। अब धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उस पर नियंत्रण रखना शुरू कर दिया और भारत में जब अंग्रेजी सत्ता का उदय हुआ, आगमन हुआ, तो पीछे पीछे जो उसमें भारत में जो प्रशासनिक प्रणाली जो हो गई धीरे धीरे रूढ़ होती गई। जो अंग्रेज भारत में अपना प्रशासन चलाते थे तो उनका जो प्रमुख आधार स्तंभ था वह क्या था, नौकरतंत्र, सेना, पुलिस बल और न्याय प्रणाली। यह चारों उनके आधार स्तंभ बन गए और उसी के द्वारा वे क्या करते थे, भारत में प्रशासन का कार्य करते थे। आगे प्रशासनिक नौकरतंत्र क्या है, सिविल सर्विस, जिसे क्या कहा जाता है, सिविल सर्विस। तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत में अंग्रेजी सत्ता को सुदृढ़ बनाने के लिए अंग्रेजों को नौकरतंत्र की आवश्यकता थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने नौकरतंत्र का निर्माण करवाया। प्रशासनिक नौकरतंत्र अंग्रेजी शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण घटक बना। कंपनी के अधिकारी निजी व्यापार नहीं करेंगे, ऐसा उसमें नियम बनाया। इसके लिए उसने अधिकारियों के वेतनों में वृद्धि की। अब जो अंग्रेजी सत्ता थी उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए, भारत में सुदृढ़ बनाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, नौकरतंत्र की उन्हें आवश्यकता पड़ी, सिविल सर्विसेज कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, नौकरतंत्र के का निर्माण करवाया। और इसमें क्या हुआ कि जो प्रशासनिक नौकरतंत्र थे, जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था थी, वह इसकी एक प्रमुख घटक बनी। इसके अंतर्गत कंपनी के जो अधिकारी थे,
वे निजी रूप से किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं कर सकते, ऐसा उसमें नियम बनाया गया। और इसके लिए उन्हें क्या किया गया, उनके अधिकारियों के वेतनों में वृद्धि की गई, क्योंकि लोग कमीशन कमाने के लिए, इंटरेस्ट कमाने के लिए क्या करते हैं, व्यापार करते थे। तो उनको यह अधिकार नहीं दिया गया कि तुम अपने निजी पर्सनल रूप से क्या करो, आप व्यापार करोगे। तो इसको हटाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, उनके वेतन में ही वृद्धि कर दी ताकि वे यहाँ पर व्यापार न करें। उसने प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से अंग्रेजों के अधिकार वाले प्रदेशों का जिले के अनुसार विभाजन किया। जिलाधिकारी, कलेक्टर जिला प्रशासन का प्रमुख था। राजस्व इकट्ठा करवाना, न्याय प्रदान करना, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना उनके महत्वपूर्ण दायित्व थे। अधिकारियों की भर्ती इंडियन सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता परीक्षाओं द्वारा की जाने लगी। अब धीरे धीरे प्रशासन को और सुदृढ़ अच्छी तरीके से चलाने के लिए जो अंग्रेज के अधिकार वाले जो क्षेत्र थे, प्रदेश थे, वहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, उन्हें जिले के अनुसार बांट दिया। और जिले के अनुसार बांटने के बाद में उन्होंने क्या किया, एक जिले का एक कलेक्टर नियुक्त किया। जिला प्रशासन नियुक्त किया जो जिले के राजस्व ने टैक्स इकट्ठा करने का कार्य करता था, उसमें न्याय प्रदान करने का कार्य करता था, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता था। ऐसे कार्य जिला अधिकारी को दिए गए और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अधिकारियों की जो भारतीय इंडियन सिविल सर्विस में भर्ती करवाई गई और प्रतियोगिता द्वारा उन्होंने क्या किया, इंडियन सिविल सर्विसेज ICS में लोगों की भर्ती करवानी शुरू कर दी। उसके बाद सेना और पुलिस बल, भारत में अंग्रेजों के अधिकार वाले प्रदेशों की रक्षा करना, नए प्रदेशों को हथिया लेना और भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाले विद्रोह का दमन करना सेना के कार्य थे। देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखना पुलिस बल का कार्य था। अब धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, सेना और पुलिस बल पर भी अच्छा कार्य किया। उन्होंने जो भारत में अंग्रेजों के अधिकार में आने वाले जो प्रदेश थे उनकी रक्षा करने के लिए, उनके प्रदेशों को कोई हथिया न ले, भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाले विद्रोह का दमन करने के लिए क्या किया, एक सेना का गठन किया। उसके लिए बहुत सारे कार्य किए और देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या किया, पुलिस बल को कार्य सौंपा कि आपको हमारी रक्षा करनी है। इस प्रकार उन्होंने सेना और पुलिस बल दोनों को नियुक्त किया ताकि उनकी जो सत्ता है वह भारत में आसानी से चल सके, उनके प्रदेशों की रक्षा भी हो और साथ साथ में उन्हें यह डर न रहे कि कोई हमारी सत्ता को हथिया लेगा। जिसके लिए उन्होंने क्या किया, सेना और पुलिस बल की नियुक्ति की, उनके और अच्छे के लिए कार्य किए। आगे न्याय प्रणाली, इंग्लैंड में प्रचलित न्याय प्रणाली के ढर्रे पर अंग्रेजों ने भारत में नई न्याय प्रणाली स्थापित की। प्रत्येक जिले में असैनिकी अर्थात नागरिकों के मुकदमों के लिए दीवानी न्यायालय और फौजदारी मतलब आपराधिक मुकदमों के लिए न्यायालय स्थापित किए गए। उनके निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। अब धीरे धीरे अंग्रेजों ने जो भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए, अच्छे से उसका प्रशासन चलने के लिए अलग अलग नीति बनाते गए। तो उसमें एक न्याय प्रणाली भी उन्होंने बनाई। न्याय प्रणाली के अंतर्गत लोगों को न्याय देने का कार्य किया जाता था। तो यहाँ पर इंग्लैंड में प्रचलित जो न्याय प्रणाली के ही जोर पर क्या किया, उन्होंने भारत में भी अपनी नई प्रणाली, न्याय प्रणाली स्थापित की। और उन्होंने क्या किया, प्रत्येक जिले में सैनिकी अर्थात नागरिकों के मुकदमों के लिए दीवानी न्यायालय और फौजदारी मुकदमों के लिए न्यायालय स्थापित किए। जो नागरिकों के मुकदमे वह दीवानी न्यायालय में किए जाते थे और जो आपराधिक मुकदमे थे, जो लूट, हत्या, अपराध, ऐसे अलग अलग प्रकार के जो मुकदमे थे वे उसमें न्यायालय स्थापित किए गए। उसमें लोगों को न्याय दिया जाता था। उनके निर्णयों पर पुनर्विचार करने के लिए उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो आपराधिक जो मामले थे उन पर जो सुनवाई होती थी,
अगर वह उन्हें सत्य नहीं लगती थी उस पर पुनर्विचार करना पड़ता था, इन्हें फिर से एक बार सोचने का जो उन्हें दंड दिया जाता था, उसके लिए उन्होंने क्या किया, उच्च न्यायालय भी स्थापित किए। आगे, कानून के सम्मुख सभी समान, विधि शासन, उन्होंने विधि शासन लागू किया। पूर्व समय में भारत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कानून प्रचलित थे। न्याय प्रदान करने में जातियों के अनुसार भेदभाव किया जाता था। लॉर्ड मैकॉले के नेतृत्व में स्थापित की गई विधि समिति में कानून की संहिता तैयार की गई। संपूर्ण भारत में एक ही कानून लागू किया गया। कानून के सम्मुख सभी समान हैं, इस सिद्धांत पर अंग्रेजों ने रूढ़ कर दिया। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि पहले जो भारत में जो अलग अलग स्थान थे वहाँ पर अलग अलग कानून व्यवस्था थी, अलग अलग प्रकार से उन्हें न्याय दिया जाता था, न्याय प्रदान किया जाता था। कभी कभी जाति के अनुसार उन्हें न्याय प्रदान किया जाता था, भेदभाव उनमें किया जाता था। तो यह सब देखते हुए जो लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में एक नई विधि समिति स्थापित की गई और इस विधि समिति के अनुसार क्या किया गया, भारत में एक ही कानून लागू किया गया। वह कानून था कि सभी समान हैं, कानून के सम्मुख सभी समान है, कानून के सामने सभी एक हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सभी को एक जैसा ही न्याय मिलेगा। तो इस सिद्धांत को अपनाते हुए अंग्रेजों ने कानून के सम्मुख सभी समान अर्थात विधि शासन यह भारत में लागू किया। इस प्रणाली में भी कुछ दोष थे। यूरोपीय लोगों में मुकदमे चलाने के लिए स्वतंत्र न्यायालय थे और विभिन्न कानून थे। नए कानून आम लोगों की समझ में से परे थे। न्याय पाना साधारण लोगों के लिए बहुत ही खर्चीली बात थी। मुकदमे कई वर्षों तक चलते रहते थे। अब इस प्रणाली में भी कुछ दोष थे। अंग्रेजों ने तो कानून ला दिया, विधि शासन की कानून के सामने सभी समान हैं, परंतु जो यूरोपीय लोगों के जो मुकदमे थे वे स्वतंत्र रूप से न्यायालय में चलाए जाते थे, उनके लिए अलग कानून थे। नए कानून जो आम जनता को बिल्कुल समझ में नहीं आते थे, अंग्रेजों ने जो कानून लाते थे वे आम जनता की समझ से बिल्कुल भी बाहर थे। न्याय पाना साधारण लोगों के लिए बहुत ही खर्चीली होती थी। उन्हें मुकदमे लड़ने के लिए बहुत सारे पैसों की आवश्यकता पड़ती थी और कभी कभी मुकदमे लड़ते लड़ते कई वर्ष हो जाते थे। इस प्रकार यह जो विधि शासन प्रणाली लागू की गई, इसके अंतर्गत लोगों को बहुत सा संघर्ष करना पड़ा। न्याय प्राप्त करने के लिए उन्हें पैसे भी बहुत लगते थे और साथ ही साथ उन पर जो मुकदमे चलाए जाते थे उसमें कई वर्षों तक के उनके मुकदमों की सुनवाई ही नहीं होती थी। उन्हें न्याय मिलना बड़ा ही मुश्किल हो गया था। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने भारत में अपनी सत्ता तो जमाई, साथ साथ में अपने कानून भी भारत में लागू कर दिए और जिसको सहन करना आम नागरिकों के लिए यह असहनीय हो गया था। इस प्रकार आज हम यहाँ तक ही देखेंगे। इसके बाद आगे का हम अगले पीरियड में देखेंगे। धन्यवाद।